हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल वन स्टेप टू सक्सेस। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ हो। डेली आप लोग प्रैक्टिस कर रहे होंगे, पढ़ रहे होंगे, ठीक है। और नहीं पढ़ रहे हैं तो पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। बीपीएससी के एग्ज़ाम इजी नहीं होते फ्रेंड्स, ठीक है। आप लोग को बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा, बहुत प्रैक्टिस की आवश्यकता है आप लोगों को। तो आप लोग डेली यहाँ पे पढ़िए, क्लास अटेंड कीजिए, एमसी सेशन सॉल्व कीजिए, ठीक है। चलिए देखिए आज आप लोगों के लिए क्या हम लोग यहाँ पे क्वेश्चंस लेकर आए हैं। जैसा कि हम डेली आपको बताते हैं कि फिलहाल हम यहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही सॉल्व कर रहे हैं अभी आप लोगों के, ठीक है। तो ये आपके 2022 के जनरल पेपर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है। इनको हम पहले सॉल्व करेंगे, उसके बाद नए क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। देखिए आपके सेशन में पहला क्वेश्चन क्या है, आपका स्टार्ट है आपका सेशन। देखिए पहला क्वेश्चन, जलवायु कार्यवाही ट्रैकर जो विभिन्न देशों के उत्सर्जन अपचयन के लिए दिए गए वचनों की निगरानी करता है, क्या है? ऑप्शंस है अनुसंधान संगठनों के गठबंधन व निर्मित डेटाबेस, जलवायु परिवर्तन के अंतर्राष्ट्रीय पैनल का स्कंध, जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र ढांचा अभिसमय के अधीन समिति, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम और विश्व बैंक द्वारा संवर्धित और वित्त पोषित एजेंसी। और इसमें आपके कूट नहीं है, आपको इसी में से आंसर करना होगा, ठीक है। चलिए पढ़िए क्वेश्चन को, आंसर कीजिए। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन की सीरीज़ है, आप लोग एक भी सीरीज़ को मिस मत कीजिएगा फ्रेंड्स। PYCQs हम सॉल्व कर रहे हैं लगातार। अभी जैसे हमने 2018, 19, 20, 21 से क्वेश्चन हमने सॉल्व कर चुके हैं। अभी हम 2022 के जनरल पेपर के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा। बिल्कुल ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। अनुसंधान संगठनों के गठबंधन द्वारा निर्मित डेटाबेस, ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं क्या है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सो ये आपका एक कोट वाला क्वेश्चन है, देखिए बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन से आप देख सकते हैं। तो पहले पढ़ते हैं क्या ऑप्शन है इसके। जलवायु समूह एक अंतर्राष्ट्रीय गैर लाभकारी संगठन है जो बड़े नेटवर्क बनाकर जलवायु क्रिया को प्रेरित करता है और उन्हें चलाता है। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी ने जलवायु समूह की भागीदारी में एक वैश्विक पहल EP100 प्रारंभ की। EP100 ऊर्जा दक्षता में नवप्रवर्तन को प्रेरित करने एवं उत्सर्जन न्यूनीकरण लक्ष्यों को प्राप्त करते हुए प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध अग्रणी कंपनियों को साथ लाता है। ये अगला है, कुछ भारतीय कंपनियां EP100 के सदस्य हैं। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी अंडर 2 कोएलिशन का सचिवालय है। चलिए बहुत ही बड़ा क्वेश्चन है, इसके ऑप्शंस भी बहुत सारे हैं, आप लोग पढ़ लीजिए एक करके ऑप्शन को, ठीक है। फिर हम इससे कोड देखेंगे। चलिए देख लिया आप लोगों ने ऑप्शन फर्स्ट, सेकंड और थर्ड को। देखिए इसके आगे के ऑप्शंस क्या है। आप कोड भी देखते हैं, ठीक है। देखिए चलिए बताइए कौन सा कथन यहाँ पे सही है। बिल्कुल सो फ्रेंड्स देखिए आपका ऑप्शन फर्स्ट सही है, ठीक है। पढ़ लीजिए ऑप्शन फर्स्ट को, और थर्ड भी सही है, इसको आप नोट कर लीजिएगा, ऑप्शन फर्स्ट और थर्ड, ठीक है। और आपका सही होगा यहाँ पे देखते हैं ऑप्शन 4, ठीक है। तो ऑप्शन फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ यहाँ पे सही है। देखते हैं कौन से कोड में दिया हुआ है। ऑप्शन आपका दिख रहा है बिल्कुल, ऑप्शन बी यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका क्या है। 43, यदि वर्षा वन और उष्ण कटिबंधीय वन पृथ्वी के फेफड़े हैं तो निश्चित ही आर्द्र भूमियाँ इसके गुर्दों की तरह काम करती हैं। निम्नलिखित में से आर्द्र भूमियों का कौन सा एक कार्य उपयुक्त कथन को सर्वोत्तम रूप से प्रतिबिंबित करता है। तो यहाँ पे आर्द्र भूमियों का जो कार्य है वो पूछ रहा है, ठीक है, पृथ्वी के लिए। ऑप्शन से देखिए, आर्द्र भूमियों के जल चक्र में सतही अपवाह, अवमृदा, अंतःस्रावण और वाष्पन शामिल होते हैं। शैवालों सह पोषक आधार बनता है जिस पर मत्स्य, परुष्कवची या क्रस्टेशियाई, मृदु कवची या मोलस्का, सरीसृप, पक्षी और स्तनधारी फलते फूलते हैं। आर्द्र भूमियाँ अवसाद संतुलन और मृदा स्थिरीकरण बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, या जलीय पादप भरी धातुओं और पोषकों के आधिक्य को अवशोषित कर लेते हैं। तो पढ़िए आपके ऑप्शंस, आर्द्र भूमियों का क्या कार्य है, फिर हम कोड देखेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर है आपका 43। चलिए पढ़िए ऑप्शंस को, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको आप नोट भी कर सकते हैं। और फ्रेंड्स आप लोग क्लास को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा। अच्छा कोड नहीं है इस पे, देखिए यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है।
आर्द्र भूमि अवसाद संतुलन मृदा स्थिरीकरण बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। क्वेश्चन नंबर 44 देखिए, डब्ल्यूएचओ का वायु गुणवत्ता दिशा निर्देशों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। डब्ल्यूएचओ के बारे में पूछ रहा है, वायु गुणवत्ता निर्देशों के बारे में पढ़ते हैं ऑप्शंस को। PM 2.5 का 24 घंटा माध्य 15 म्यूजी पर ग्राम मीटर क्यूब से अधिक नहीं बढ़ना चाहिए और PM 2.5 का आवासिक माध्य 5 म्यूजी पर मीटर स्क्वायर से अधिक नहीं बढ़ना चाहिए। किसी वर्ष में ओजोन प्रदूषण के उच्चतम स्तर प्रतिकूल मौसम के दौरान होते हैं। PM 10 फेफड़े के अवरोध का भेदन कर रक्त प्रवाह में प्रवेश कर सकते हैं। वायु में अत्यधिक ओजोन दमाग उत्पन्न कर सकती है। तो कौन सा कथन भी बिल्कुल सही है, आपको आंसर करना है वायु गुणवत्ता के बारे में, ठीक है, डब्ल्यूएचओ के अनुसार। चलिए पढ़िए ऑप्शन को और आंसर कीजिए। 44 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए कोड देख लेते हैं इसका। चलिए देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे ऑप्शन फर्स्ट तो आपका बिल्कुल सही है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे ऑप्शन 4 भी सही है। तो ऑप्शन फर्स्ट एंड 4 सही है। देखते हैं कौन से कोड में दिया हुआ है। ऑप्शन बी इज करेक्ट, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है। 45 कभी कभी समाचारों में उल्लेखित गुच्छी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। गुच्छी क्या है? तो ऑप्शंस देखिए क्या है। यह एक कवक है। यह कुछ हिमालयी वन क्षेत्रों में उगती है। उत्तर पूर्वी भारत में हिमालय की तलहटी में इसकी वाणिज्यिक रूप से खेती की जाती है। तो गुच्छी के संदर्भ में कुछ बताया गया है, तो इनमें से कौन सा कथन सही है आपको बताना है। कोड भी आपको दिख रहे होंगे, आंसर कीजिए। इसको आप नोट कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। 45 देखिए यहाँ पे इसका ऑप्शन फर्स्ट सही है, यह एक कवक है। और ऑप्शन आपका कौन सही हो जाएगा, देखिए ऑप्शन 2, यह कुछ हिमालयी वनों में क्षेत्र में उगती है, ठीक है। ऑप्शन फर्स्ट एंड 2 सही है। तो बिल्कुल यहाँ पे ऑप्शन सी में दिया हुआ है, फर्स्ट और सेकंड, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए 46 क्या है आपका, ये भी कूट वाला है, पढ़ते हैं। पॉलीएथिलीन टेरेप्थलेट संदर्भ में जिनका हमारे दैनिक जीवन में बहुत व्यापक उपयोग है, निम्नलिखित में से कथनों पर विचार कीजिए। किसके बारे में पढ़ना है हमें? पॉलीएथिलीन टेरेप्थलेट, ठीक है। चलिए पढ़ते हैं ऑप्शंस। इसके तंतुओं को ऊन और कपास तंतुओं के साथ उनके गुणधर्मों को प्रबलित करने हेतु सम्मिश्रित किया जा सकता है। इससे बने पात्रों को किसी भी मादक पेय को रखने के लिए उपयोग किया जा सकता है। इससे बनी बोतलों का पुनर्चक्रण या रिसाइकलिंग कर उससे अन्य उत्पाद बनाए जा सकते हैं। चौथा है, इससे बनी वस्तुओं का भस्मीकरण द्वारा बिना ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन किए आसानी से निपटान किया जा सकता है, ठीक है। चलिए पढ़िए इसके क्वेश्चन को, फिर ऑप्शंस देखते हैं हम। पूछा गया है पॉलीएथिलीन टेरेप्थलेट के बारे में, ठीक है। 4 ऑप्शन से पढ़िए, फिर हम ऑप्शंस देखेंगे, कोड देखेंगे इसका, ठीक है। चलिए देखिए फ्रेंड्स, आप लोग क्लास को शेयर करना मत भूलिएगा, ठीक है। देखिए इसके कोड, चलिए बताइए आंसर। सो फ्रेंड्स देखिए, इसका ऑप्शन फर्स्ट तो बिल्कुल सही है और थर्ड भी सही है, ठीक है। इसको हम रिसाइकल भी कर सकते हैं और इसका हम उसके अन्य कपास और उनके गुणधर्मों को प्रबलित करने के लिए उसको सम्मिश्रित करते हैं, ठीक है। देखते कौन से कोड में दिया हुआ फर्स्ट और थर्ड। तो ऑप्शन फर्स्ट में दिया हुआ है, बिल्कुल ऑप्शन ए इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर हमारा है 47 क्या है, सिंगल क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी नहीं है पूछा है, ठीक है। कौन सा एक बर्ड नहीं है बताना है आपको। ऑप्शंस है गोल्डन महासीर, इंडियन नाइटजार, स्पूनबिल, व्हाइट आइविस। कौन सा एक बर्ड नहीं है, पक्षी नहीं है बोल रहा है, ठीक है। चलिए बताइए 47, इसको आप नोट कर लीजिएगा। देखिए इसका आंसर हो जाएगा गोल्डन महासीर एक पक्षी नहीं है, ठीक है। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट, ठीक है। क्वेश्चन 48 देखिए, कोट वाला ही क्वेश्चन है, पढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन से नाइट्रोजन यौगिकीकरण पादप हैं? तो नाइट्रोजन स्थिरीकरण पादप कौन से हैं आपको बताना है। सो ऑप्शंस देखिए, अल्फा अल्फा, चौलाई, चना, तिप्तिया घास, कुल्फा या पालक। तो इनमें से कौन से पादप हैं जो नाइट्रोजन यौगिकीकरण पादप हैं आपको बताना है, ठीक है। कोड देखेंगे, पहले आप ऑप्शंस देखिए, छाट लीजिए आपके अनुसार कौन कौन से यहाँ पे आंसर सही हैं जो नाइट्रोजन का यौगिकीकरण करते हैं। जहाँ पे उन्हें पढ़ा होगा इसको आप नोट भी कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, कोड देखिए। चलिए
चलिए बताइए कौन से पादप है जो नाइट्रोजन यौगीकरण में सहायता करते हैं। ऑप्शन फर्स्ट अल्फा अल्फा, चना और क्लोवर या तिप्तिया घास। ठीक है, 1, 3 और 4 बिल्कुल आपके सही हो जाएंगे। देखते हैं कौन सा ऑप्शन में दिया हुआ है। ऑप्शन फर्स्ट में ही दिया हुआ, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन 49 देखिए यहाँ पे, और ये सिंगल क्वेश्चन आपका पढ़ते हैं। निम्नलिखित स्थितियों में से किस एक में जैव शैल प्रौद्योगिकी या बायो रॉक टेक्नोलॉजी की बातें होती हैं। सो ऑप्शन है क्षतिग्रस्त प्रवाल भित्तियों की बहाली, पादप अवशिष्टों का प्रयोग कर भवन निर्माण सामग्री का विकास, शैल गैस का अन्वेषण निष्कर्षण के लिए क्षेत्रों की पहचान करना, या वनों संरक्षित क्षेत्रों में जंगली पशुओं के लिए लवण लोहिका या सॉल्ट लिक्स उपलब्ध कराना। तो किसके संदर्भ में हम यूज़ करते हैं बायो रॉक टेक्नोलॉजी का। बायो रॉक टेक्नोलॉजी बहुत ही इंपॉर्टेंट एक टॉपिक है, इसको आप पढ़ेंगे अच्छे से। ठीक है, आप आंसर कीजिए कौन सा कथन यहाँ बिल्कुल सही बताया गया है बायो रॉक टेक्नोलॉजी के बारे में। ये हिंदी में जैव शैल प्रौद्योगिकी। ठीक है, 49 और सिंगल क्वेश्चन है आपका, ऑप्शन कोट नहीं है इसमें। ठीक है, देखिए बिल्कुल यहाँ पे ऑप्शन फर्स्ट ही करेक्ट होगा। क्षतिग्रस्त प्रवाल भित्तियों की बहाली के बारे में इसका उपयोग करते हैं। ठीक है, किसका उपयोग करते हैं, बायो रॉक टेक्नोलॉजी। ठीक है, क्वेश्चन 50 देखिए, अगला आपका क्वेश्चन है, सिंगल क्वेश्चन है ये भी। मियावाकी पद्धति किसके लिए विख्यात है। मियावाकी पद्धति। ठीक है, ऑप्शन है शुष्क और अर्धशुष्क क्षेत्रों में वाणिज्यिक कृषि का संवर्धन, अनुवांशिकता रूपांतरित पुष्पों का प्रयोग कर उद्यानों का विकास, शहर क्षेत्रों में लघु वनों का सृजन, या तटीय क्षेत्रों और समुद्र सतहों पर पवन ऊर्जा का संग्रहण। किसके लिए यूज़ करते हैं हम मियावाकी पद्धति का, या मियावाकी पद्धति किसके लिए इम्पोर्टेंट है। ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है, आप इसके लिए आप इसको नोट करेंगे। ठीक है, देखिए क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा। कोट यहाँ पे नहीं है, आपको इसी में से आंसर करना है। तो बिल्कुल आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है, शहरी क्षेत्रों में लघु वनों का सृजन, मियावाकी पद्धति इसी के लिए विख्यात है। ठीक है, क्वेश्चन में 51 देखिए, ये कूट वाला है, पढ़ते हैं। भारत सरकार अधिनियम 1919 में प्रांतीय सरकार के कार्य आरक्षित और अंतरित विषयों के अंतर्गत बांटे गए थे। निम्नलिखित में से कौन से आरक्षित विषय माने गए थे। ऑप्शन है न्याय प्रशासन, स्थानीय स्वशासन, भू राजस्व या पुलिस। सो पढ़िए क्वेश्चन को, फिर हम कोड देखेंगे। अच्छा क्वेश्चन है ये भी। फ्रेंड्स, आप लोग क्लास करने मुझे बताएंगे कि आपको सेशन कैसा लगा। ठीक है, और आपने कितने क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। ठीक है, क्या आपका स्कोर बन रहा है। देखिए कूट, चलिए आंसर कीजिए। तो कौन कौन से आरक्षित विषय माने गए थे। न्याय प्रशासन हो जाएगा आपका पहला, और भू राजस्व हो जाएगा, और पुलिस हो जाएगा। ठीक है, 1, 3 और 4 आपकी बिल्कुल सही है। देखते कौन से क्वेश्चन ऑप्शन में दिया हुआ है कूट में। तो ऑप्शन बिल्कुल दिया हुआ है ऑप्शन सी में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए 50, यहाँ पे 2 है आपका। मध्यकालीन भारत में शब्द फणम किससे निर्दिष्ट करता है। तो फणम जो शब्द है किसको निर्दिष्ट करता है। ऑप्शन है पहनावा, सिक्के, आभूषण या हथियार। इसको आप नोट कर लेंगे, इंपॉर्टेंट है। फ्रेंड्स, हम यहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करें जनरल पेपर के। आपका जनरल पेपर है 2022 का। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं बीपीएससी की, बिहार शिक्षक भर्ती की, तो ये प्लेटफॉर्म आपके लिए बहुत ही अच्छा है। आप यहाँ पे जुड़ सकते हैं, हमारे से डेली प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, और टाइमिंग आपको पता है, हम यहाँ पे दोपहर के 12 बजे आपको जनरल पेपर आपको प्रोवाइड कराते हैं। ठीक है, डेली क्लासेस आपको प्रोवाइड हो रही है, आप लोग बस पढ़िए, प्रैक्टिस कीजिए। देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा। सिक्के के संदर्भ में हम यहाँ पे निर्दिष्ट करते हैं किसको, फणम को। ठीक है, ऑप्शन बी इज करेक्ट, नोट कर लेंगे, फणम यानी सिक्के। क्वेश्चन नंबर 53 देखिए, कोट वाला क्वेश्चन है। निम्नलिखित स्वतंत्रता सेनानियों पर विचार कीजिए। ऑप्शन है बारिंद्र कुमार घोष, जोगेश चंद्र चटर्जी और रास बिहारी बोस। तो इनके संदर्भ में कुछ कहा गया है, पढ़ते हैं। उपयुक्त में से कौन गदर पार्टी के साथ सक्रिय रूप से जुड़ा था। तो इनमें से कौन है जो गदर पार्टी के साथ जुड़ा हुआ था, गदर पार्टी। ठीक है, तो देखिए ऑप्शंस भी कोड भी दिख रहे हैं यहाँ पे। उपयुक्त में से कौन है जो गदर पार्टी के साथ सक्रिय रूप से जुड़ा हुआ था। गदर पार्टी के बारे में पढ़ेंगे आप अच्छे से, ये बहुत इंपॉर्टेंट एक कंटेंट है, टॉपिक है। देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, कौन सा कोट यहाँ पे सही हो जाएगा। रास बिहारी बोस। ठीक, केवल ऑप्शन तीसरा ही सही होगा। ठीक है, रास बिहारी बोस। देखते हैं कौन से कोट में दिया हुआ है, बिल्कुल ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन 54 देखते हैं।
ये भी आप कूट वाला क्वेश्चन है, पढ़ते हैं। क्रिप्स मिशन के प्रस्तावों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्रिप्स मिशन के बारे में पूछा गया है, ठीक है। ऑप्शन है संविधान सभा में प्रांतीय विधानसभाओं और साथ ही भारतीय रियासतों द्वारा नामित सदस्य होंगे। नया संविधान स्वीकार करने के लिए जो ही प्रांत तैयार नहीं होगा उसे यह अधिकार होगा कि अपनी भावी स्थिति के बारे में ब्रिटेन के साथ अलग संधि पर हस्ताक्षर करे। तो पढ़िए और आंसर कीजिए कि क्रिप्स मिशन के प्रस्तावों के संदर्भ में कौन सा कथन यहाँ पे सही है। क्रिप्स मिशन को अच्छे से पढ़ेंगे आप और उसको आप नोट भी कर लीजिएगा, ठीक है। नोट्स बनाना स्टार्ट कर दीजिए। नोट्स बनाना बिल्कुल बहुत ही अच्छी बात है, इससे आपकी जो पढ़ने की स्ट्रेटेजी है वो इम्प्रूव होती है। आप देखेंगे नोट्स बनाने के बाद 54 कूट देख ले। चलिए देखिए कूट, देखिए यहाँ पे फ्रेंड्स जो क्रिप्स मिशन है उसके बारे में यहाँ पे केवल ऑप्शन 2 ही सही बताया गया है, ठीक है। केवल ऑप्शन 2 ही सही है। देखते कौन से कोड में दिया हुआ है। बिल्कुल आपको दिख रहा होगा ऑप्शन यहाँ पे बी इज करेक्ट, केवल 2। क्वेश्चन नंबर देखिए 55 आपका कोट वाला ही क्वेश्चन है, पढ़ते हैं क्या है। भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित मूल ग्रंथों पर विचार कीजिए। मूल ग्रंथों पर विचार करना है। ऑप्शन है नेतिकरण, परिविष्ट परवन, अवदान शतक, त्रिशविष्टि लक्षण, महापुराण। तो इनमें से कौन से हैं जो जैन ग्रंथ हैं, ठीक है। इनमें से कौन से जैन ग्रंथ है वो आपको बताना है। तो दिख रहा है आपको सारा ऑप्शन और कोड भी दिख रहा होगा, आप आंसर कीजिए कौन से हैं जो जैन ग्रंथ के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। चलिए देखिए, तो यहाँ पे देखिए परिविष्ट पर्वन ऑप्शन 2 और 4, त्रिशविष्टि लक्षण, महापुराण, यही आपके जैन ग्रंथ के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। देखते हैं कौन से कोड में यहाँ पे दिया हुआ है। बिल्कुल ऑप्शन बी में दिया हुआ है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन 56। ये भी आपका कोड वाला है क्वेश्चन है, पढ़ते हैं क्या है। भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। तो ऑप्शन देखिए, पहला में आपको दिया हुआ ऐतिहासिक व्यक्ति और किस रूप में जाने गए हैं, ठीक है। सो ऑप्शन है आर्यवृत, जैन विद्वान, दिग्नाग, बौद्ध विद्वान, नाथमुनि, वैष्णव विद्वान। तो कौन से ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही मिलान किए हुए हैं आपको बताना है, कौन सी जोड़ी बिल्कुल सही दिया हुआ है। चलिए बताइए। क्वेश्चन 56 कोड भी आपको दिख रहा होगा और क्वेश्चन भी दिख रहा होगा आप लोगों को। देखिए यहाँ पे केवल आपका ऑप्शन 2 ही सही है, ठीक है। दिग्नाग बौद्ध विद्वान के रूप में जाना गया है, ठीक है। तो उसको आप नोट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम 57 हमारा। चलिए पढ़ते हैं। भारतीय इतिहास के संदर्भ में कथनों पर विचार कीजिए। अगेन आपको भारतीय इतिहास के संदर्भ में क्वेश्चन पूछा गया, पढ़ते हैं। भारत पर पहला मंगोल आक्रमण जलालुद्दीन खिलजी के राज्यकाल में हुआ। अलाउद्दीन खिलजी के राज्यकाल में एक मंगोल आक्रमण दिल्ली तक आ पहुंचा और उस शहर पर घेरा डाल दिया। मोहम्मद बिन तुगलक मंगोलों से अपने राज्य के कुछ उत्तरी पश्चिमी भाग अस्थायी रूप से हार गया था। तो पढ़िए आप लोग इसको, फिर हम कोड देखेंगे। ऑप्शंस को देख लीजिए कौन से ऑप्शंस यहाँ पे सही हैं, बताए गए हैं मंगोलों के बारे में। चलिए देखिए क्वेश्चन 57 कोड देखिए, चलिए देख लीजिए, देख लिया। चलिए तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे केवल आपका ऑप्शन 2 ही सही है, ठीक है। इसको आप नोट कर लेंगे कि अलाउद्दीन खिलजी के राज्यकाल में एक मंगोल आक्रमण दिल्ली तक आ पहुंचा और उस शहर पर घेरा डाल दिया था, ठीक है। तो देखते हैं कौन सी कोड में दिया हुआ। ऑप्शन 2 दिख रहा है सभी को, ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन में देखिए अगला आपका 58 है। भारतीय इतिहास संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर कौन कुलाह दारन कहलाते थे। तो भारतीय इतिहास में कौन से जो है वो कुलाह दारन कहलाते थे आपको बताना है। ऑप्शन है अरब व्यापारी, कलंदर, फारसी, खुशनवीस या सैयद। तो कौन कुलाह दारन कहलाते थे, चलिए आंसर कीजिए 58 का। ऑप्शंस आपको दिख रहे होंगे। कुलाह दारन सरदारन, कुलाह दारन, किसको कुलाह दारन कहते थे, नोट कर लेंगे इसको। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सैयद को, ठीक है। ऑप्शन डी इस करेक्ट, नोट कर लेंगे। क्वेश्चन 59 देखते हैं। अगला आपका कोट वाला क्वेश्चन है, पढ़ते हैं क्या है। भारतीय इतिहास संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन है डच लोगों ने पूर्वी तटीय क्षेत्रों में गजपति शासकों द्वारा प्रदान की गई जमीनों पर अपनी
फैक्ट्रिया गोदाम स्थापित किए। अल्फोसो दे अलबुकर्क ने बीजापुर सल्तनत से गोवा को छीन लिया था। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने मद्रास में विजयनगर साम्राज्य के एक प्रतिनिधि से पट्टे पर ली गई जमीन के एक प्लॉट पर फैक्ट्री स्थापित की थी। चलिए बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। कूट भी है इसमें, पहले आप ऑप्शन को पढ़ लीजिए फिर कूट देखेंगे, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स, आप लोग क्लास को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ठीक है। आपके एक कमेंट, आपका एक फीडबैक हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आप लोग ऐसे ही पढ़ते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, ठीक है। हम लोग भी यहाँ पे आप लोग डेली मेहनत करके क्लासेस प्रोवाइड करा रहे हैं आप लोग को, थोड़ा आप लोग भी कोऑपरेट कीजिए। देखिए इसका कूट, चलिए देखिए कौन सा ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन आपका देखिए, ऑप्शन दूसरा सही है और तीसरा सही है, ठीक है। पढ़ लीजिए इसको और देखते हैं यहाँ पे कौन सा कूट में यहाँ पे दिया हुआ सेकंड और थर्ड। देखिए ऑप्शन बी में आपका दिया हुआ है, ठीक है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर हमारा 60 और आज का आपका लास्ट क्वेश्चन है। देखते हैं क्या कहा गया इसमें। कौटिल्य अर्थशास्त्र के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से सही हैं। सो ऑप्शन है, न्यायिक दंड के परिणाम स्वरूप कोई व्यक्ति दास हो सकता था। स्त्री दास अपने मालिक के संसर्ग से पुत्र जनन पर कानूनी तौर पर मुक्त हो जाती थी। यदि स्त्री दास का मालिक उस स्त्री से पैदा हुए पुत्र का पिता हो तो उस पुत्र को मालिक का पुत्र होने का कानूनी हक मिलता था। चलिए आंसर कीजिए। कौटिल्य अर्थशास्त्र के अनुसार कौन से कथन यहाँ पे सही है। कौटिल्य हम किसको कहते हैं आपको पता होना चाहिए। पढ़िए ऑप्शंस को फिर कोड देखेंगे और ये आज का लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए कोड देख लीजिए। कौटिल्य ने अर्थशास्त्र के संदर्भ में बहुत सारे यहाँ पे दिए थे नियम, तो उसमें से कौन से यहाँ पे सही है आपको बताना है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे कौटिल्य अर्थशास्त्र के अनुसार यहाँ पे ऑप्शन फर्स्ट, सेकंड और थर्ड तीनों यहाँ पे सही है, ठीक है। तीनों क्वेश्चन का आप नोट कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और देखते हैं कौन से कोड में दिया हुआ है। ये ऑप्शन डी में दिया हुआ है, ठीक है। ऑप्शन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड तीनों ही सही है। तो सेशन आपका यहाँ पर समाप्त होता है। आपने कितने क्वेश्चन सॉल्व किए मुझे कमेंट से बताएंगे और आप लोग ऐसे ही पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नए सेशन में नए क्वेश्चंस के साथ। तो आप लोग ऐसे ही पढ़ते रहिएगा। धन्यवाद फ्रेंड्स। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।